हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम लोग ज्योग्राफी पढ़ेंगे। ज्योग्राफी का जो हम लोग क्लास 10th की एनसीईआरटी ज्योग्राफी डिस्कस कर रहे थे। आपको जैसे कि पता है कि हम लोग ये जो सीरीज़ है एनसीईआरटी की सीरीज़ है, हम लोगों ने यूपीएससी आईएएस और आईपीएस एग्जाम्स जो होते हैं, एनडीए एग्जाम्स जो होते हैं, जो भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स होते हैं, उनको टारगेट करने के लिए हम लोगों ने इसको स्टार्ट किया था। और मेरे को लगता है कि इसमें जो इन्फॉर्मेशन मैं देती हूँ ना, वो मतलब अंटे द कह सकते हैं बिल्कुल एकदम क्लियर होती है। और कोई थोड़ी बहुत इधर उधर भी नहीं होती है, क्योंकि मैं पहले उसको अच्छे से पढ़ती हूँ, जो इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं उसको निकालती हूँ, फिर वो मैं आपको बताती हूँ। तो आई थिंक इफ़ यू आर लिसनिंग दीज लेक्चर्स ना, देन यू डोंट हैव टू रीड दैट बुक, देन यू डोंट हैव टू बी लाइक आई हैव टू रीड समथिंग एल्स, आई हैव टू रीड दैट एज वेल। तो ये नहीं करना पड़ेगा आपको, ठीक है। So please trust on these lectures and try to do more focus on your studies. Okay, तो हम स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करने से पहले हम बता देते हैं कि ये चैप्टर नंबर क्या है। हमारा चैप्टर नंबर 4 एग्रीकल्चर है। एग्रीकल्चर मतलब खेती, खेती बाड़ी हम लोग कैसे करते हैं। तो मैं आज आपको किसान बनाऊंगी, ठीक है। किसान, आप पहले बताओ मुझे, किसान क्या क्या करते हैं। किसान खेती करते हैं। खेती में क्या क्या करते हैं? खेती में वो हल चलाते हैं, खेत जोतते हैं, बीज बोते हैं, पानी देते हैं, सब्जियों की देखभाल करते हैं, सब्जियों से प्यार करते हैं, जो पेड़ पौधे होते हैं उनसे प्यार करते हैं, उनको अपने बच्चे की तरह पालते पोसते हैं, उनका हर दिन हर समय उनका ध्यान रखते हैं, सुबह से शाम तक। कहीं शादी में जाते हैं तो उनको ये टेंशन रहती है कि मेरे बच्चे कैसे होंगे, मेरे बच्चे यानी कि मेरे पौधे, मेरे पेड़ कैसे होंगे, मेरी खेती कैसे होगी, ठीक है। अब उसके बाद क्या होता है, देखो, हम सबको कुछ ना कुछ लालच है इस वर्ल्ड में, ठीक है। तो अगर मान लो, अगर तुम कहोगे कि वो इसलिए उसका ध्यान रखता है क्योंकि उसको उससे पैसे मिलते हैं, हाँ ऑफ कोर्स, इसलिए वो उसको ध्यान रखता है, ठीक है। और हमारे पेरेंट्स भी इसलिए हमारा ध्यान रखते हैं क्योंकि उनका हमसे कुछ प्रॉफिट है, क्योंकि वो उनसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हाँ, वो उनसे हमसे उनको, अपने पेरेंट्स को रिस्पेक्ट मिलेगी, उनसे हमें सपोर्ट मिलेगा जब वो बूढ़े हो जाएंगे, जब वो खुद नहीं कमा खा पाएंगे, ठीक है। तो जब वो नहीं खुद कमा खा पाएंगे तब तो हमारे पेरेंट्स और जो खेत होता है, उनके जो पेड़ पौधे होते हैं और जो फार्मर्स होता है, उनके बच्चे ऑलमोस्ट सिमिलर ही है ना, ठीक है। तो ये चीज़ होती है। अब हम एग्रीकल्चर पढ़ने जा रहे हैं। हम पहले देखेंगे कि एग्रीकल्चर का रोल क्या है हमारी इंडिया में, मतलब हमारी इंडिया के लिए, हमारे भारत के लिए, किसी भी कंट्री के लिए क्यों इंपॉर्टेंट होती है। और ये भी चीज़ देखेंगे कि खेती के अलावा क्या हम कुछ और कर सकते हैं, क्या हम कुछ और चीज़ें अडॉप्ट कर सकते हैं जिससे हमारी जो कंट्री की जीडीपी है, जीडीपी क्या होता है, सकल घरेलू उत्पाद, यानी कि ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है उसको भी एक्सप्लेन करेंगे, लेकिन उससे पहले हम एग्रीकल्चर पे आते हैं। तो एग्रीकल्चर के पहले बताते हैं कि एग्रीकल्चर का जो हमारा 54% एग्रीकल्चर में 54% जो पॉपुलेशन है, ठीक है, 54% जो पॉपुलेशन है, या फिर हम कह सकते हैं कि 54% शेयर, अगर हम एग्रीकल्चर में देखें, जीडीपी में, एग्रीकल्चर का जीडीपी में देखें तो 54% शेयर है, ठीक है। 54% था, लेकिन अब घट के थोड़ा शायद 46 पे आ गया है, तो इसमें थोड़ा डाउट है, लेकिन हाँ इतना ही था पहले के टाइम पर, और अब के टाइम पे 46% के समथिंग में आ गया। तो आप उसको थोड़ा सर्च कर लेना, ठीक है। हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो हम देखते हैं कि एग्रीकल्चर बेसिकली इसमें हमारे पूरे वर्ल्ड की कितनी पॉपुलेशन लाई करती है। तो जितनी पूरी वर्ल्ड में पॉपुलेशन है ना, उसका 2/3 पार्ट एग्रीकल्चर में इंडल्ज है। कितना? 2/3 पार्ट, 2/3 यानी कि 3 हिस्से में से 2 हिस्सा एक पॉपुलेशन के कितने इन्वॉल्व है एग्रीकल्चर में। कि एग्रीकल्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर एग्रीकल्चर नहीं होगा ना हमारे यहाँ पे, तो हम मतलब एग्रीकल्चर का मान लो वो हमारा बेस है, क्योंकि एग्रीकल्चर में हम सारी रॉ मटेरियल प्रोड्यूस करते हैं। हम ये मत सोचना कि एग्रीकल्चर में हम सिर्फ सब्जी बनाते हैं, जो सब्जी हम लोग रोज खाते हैं, सिर्फ गेहूँ चावल उगाते हैं, यही उगाते नहीं। एग्रीकल्चर में हम काफ़ी सारी चीज़ें करते हैं, जैसे कि जो चीज़ें हम अपनी डेली यूज़ में यूज़ कर सकते हैं। एग्रीकल्चर में हम रबड़ का प्रोडक्शन करते हैं, ठीक है। रबड़ की खेती की जाती है। उसके बाद क्या होता है, उस रबड़ से हमारी मटेरियल चीज़ें बनाई जाती हैं, जैसे कि जो गाड़ी का टायर है वो बनाया जाता है, ठीक है। और भी चीज़ें हैं, उन सब चीज़ों को बनाया जाता है। खेती कागज़ बनाया जाता है पेड़ से। तो ये सारी चीज़ें की जाती हैं, ठीक है। तो एग्रीकल्चर एक फील्ड पे नहीं, हर एक फील्ड में, क्योंकि एग्रीकल्चर को बेस सेक्टर माना जाता है, इसको प्राइमरी सेक्टर माना जाता है। प्राइमरी, मैंने आपको सेक्टर बताया था, इकोनॉमी के 3 सेक्टर होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी। प्राइमरी सेक्टर में हमारे एग्रीकल्चर वाइज चीज़ें आती हैं, जिसमें हम जो हमें रॉ मटेरियल प्रोड्यूस, जैसे कि कॉटन होता है, कॉटन हो गया हमारा रॉ मटेरियल में आया, रबर हो गया, चाय हो गई, ठीक है।
और भी काफ़ी सारी चीज़ें जैसे कि गेहूँ मक्का वगैरह ये सारी चीज़ें, क्योंकि इनसे हम क्या करते हैं, दूसरी चीज़ें बना सकते हैं। ठीक है, सेकेंडरी सेक्टर में क्या आएगा, उसमें आएगा ये जो इंडस्ट्रीज वगैरह होती हैं, ठीक है, फैक्ट्रीज वगैरह होती है, जैसे कि रॉ मटेरियल, जैसे कि गेहूँ वगैरह निकला, यहाँ से क्या हुआ, गेहूँ हम थोड़ा खाने के लिए यूज़ कर लेंगे, रोटी बनाने के लिए, थोड़ा जो बचेगा उसको क्या करेंगे, उसको बिस्किट बनाने के लिए यूज़ करेंगे। बिस्किट जो होते हैं हमारे घर में नहीं बनते, वो बनते हैं इंडस्ट्रीज में। तो यहाँ से वो बिस्किट कहाँ जाएंगे, इंडस्ट्रीज में आएंगे, सेकेंडरी सेक्टर में जाएंगे। फिर उसके बाद क्या, उनको ट्रांसपोर्टेशन के लिए कुछ नहीं चाहिए, तो ट्रांसपोर्ट करने के लिए उनको थर्ड टर्शरी सेक्टर चाहिए, जिसमें ट्रांसपोर्टेशन आता है। तो हमारा सेक्टर जो एग्रीकल्चर सेक्टर है, आपको ये ध्यान रखना है कि वो प्राइमरी सेक्टर यानी कि प्राथमिक क्षेत्र से बिलोंग करता है। ठीक है, हम आगे चलते हैं, वो लोग देखेंगे कि टाइप ऑफ फार्मिंग, फार्मिंग कितने तरीके की होती है, यानी कि खेती कितने तरीके की हो सकती है। तो फार्मिंग हमारी बुक में अभी सिर्फ दो तरीके की दे रखी है। एक दे रखी है आपकी सबसिस्टेंस फार्मिंग, ठीक है, एक दे रखी है कमर्शियल फार्मिंग। सबसिस्टेंस मतलब कि जीने के लिए सिर्फ, और कमर्शियल मतलब चीज़ को वाणिज्यिक बनाने के लिए, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने के लिए, फिर एक तरीके से बेचने और खरीदने के लिए, कमर्स करने के लिए, उसको कमर्शलाइज करने के लिए। ठीक है, अब सबसिस्टेंस मैंने आपको बताया, सबसिस्टेंस मतलब निर्वाह के लिए। अब सबसिस्टेंस में दो तरीके की आपकी बुक में दे रखी है, इधर रखिए प्रिमिटिव सबसिस्टेंस, और दूसरा दे रखा है इंटेंसिव सबसिस्टेंस। ठीक है, अब प्रिमिटिव सबसिस्टेंस फार्मिंग क्या होती है, प्रिमिटिव सबसिस्टेंस फार्मिंग, प्रिमिटिव सबसिस्टेंस फार्मिंग, ध्यान से सुनना, आपको इस चैप्टर में आप पढ़ोगे तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, कि फर्स्ट टाइम जब मैंने पढ़ा था मैं भी कंफ्यूज हो गई थी, लेकिन वी जस्ट हैव टू गो थ्रू 2 or 3 times, then I was able to just take out the gem from that lines. ओके, तो वो आपको मैं बता रही हूँ जिसका निचोड़ है प्राइमरी सबसे। वेट अ मिनट प्लीज। अरे यार, मतलब मैं अंदर वाले रूम में वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ, लेकिन फिर भी जो आवाज़ें हैं ना, नॉइज़ है, मतलब पीछे नहीं छोड़ती मेरे, गुस्सा आता है मेरे को फिर। तो ठीक है, हम कहाँ पे थे, 1 मिनट मांगा था ना, वो इसीलिए मांगा था क्योंकि पता नहीं कौन था वो स्पीकर बजा के कॉस्मेटिक का सामान बेच रहे थे, तो वो मैं आपको नहीं बेचना चाहती थी ना, इसलिए। तो हाँ, प्रिमिटिव सबसिस्टेंस फार्मिंग, प्रिमिटिव सबसिस्टेंस फार्मिंग, देखो प्रिमिटिव का मतलब यहाँ पे क्या है, प्रिमिटिव मतलब जैसे स्टार्ट हो गई खेती, प्रिमिटिव मतलब यानी कि प्राथमिक। तो हम जहाँ पे प्रिमिटिव वर्ड आते थे ना, वहाँ पे हम लोग ध्यान रखेंगे कि हाँ, जहाँ पे हम पहले की बातें कर रहे हैं, एंशियंट बातें कर रहे हैं, वहाँ की बातें मत समझ आइए, तो मेरे घर है, मैं प्रिमिटिव की बात कर रही हूँ, यानी कि पहले के टाइम की बातें। ठीक है, तो प्रिमिटिव सबसिस्टेंस फार्मिंग में क्या करते हैं, उसमें हम लोग क्या करते हैं, जो पुराना हमारा जो खेत है, मतलब खेत तो पुराना कुछ नहीं होता, खेत तो खेत होता है, तो खेत में हम लोग क्या करते हैं, उतने ही लोग, मतलब जितने हमारी फैमिली में लोग हो, उतने ही लोग यूज हो जा रहे हैं खेत में, और उन पुरानी चीज़ों से, यानी कि पुराने जो हल होते हैं लकड़ी के, उनसे, पुरानी जो कुदाल होती है उनसे, और पुराने ही पद्धति, पुराने ही सीड्स, यानी कि आजकल जो सीड्स है वो HYV सीड्स है ना, हाई ईल्ड वैरायटी सीड्स, उनको यूज ना करके, केमिकल पेस्टिसाइड्स यूज ना करके, वहाँ पे गाय का गोबर यूज किया जाता है। ठीक है, और फर्टिलाइजर्स यूज ना करके वहाँ पे खेती के लिए, मतलब जो वो खाद अपनी बनाते हैं उसको यूज करते हैं। तो ये डिफरेंस जब आता है ना, तो उसको बोलते हैं प्रिमिटिव सबसिस्टेंस फार्मिंग। वहाँ पे हम सिर्फ कुछ ही लोगों के लिए खेती करते हैं, सिर्फ अपने निर्वाह के लिए। ठीक है, जबकि हम इंटेंसिव सबसिस्टेंस फार्मिंग पे आए तो हम लोग क्या कहते हैं, हम लोग अब एग्जांपल देते हैं मैं आपको, प्रिमिटिव सबसिस्टेंस फार्मिंग का एग्जांपल, जब हम लोग यहाँ रहते हैं, हम लोग एक ऐसे इलाके में रहते हैं जहाँ पे हम लोग सिर्फ खुद को खा रहे हैं, खुद पचा रहे हैं, जैसे कि किसी ट्राइब वगैरह में अगर हम लोग जाएंगे तो। लेकिन अगर हम लोग किसी दिल्ली वाले रीजन में है, दिल्ली वाले रीजन में, या फिर किसी स्टेट वाले रीजन में, तो वहाँ पे हमें क्या होता है, वहाँ पे हमें छोटे से लैंड में काफ़ी बड़ी पॉपुलेशन को फीड करना पड़ता है। तो वहाँ पे हम लोग छोटी सी पॉपुलेशन में क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा न्यू टेक्नोलॉजीज यूज़ करते हैं, जैसे कि मशीनरी वगैरह होती है उसको यूज़ करते हैं, और जो हमारे केमिकल फर्टिलाइजर्स पेस्टिसाइड्स होते हैं उनको यूज़ करते हैं, और छोटा सा लैंड होता है। ठीक है, तब हम उसको कहते हैं इंटेंसिव सबसिस्टेंस फार्मिंग, मतलब रहना तो कर तो वहाँ पे भी लोगों के सॉरी, तो कर तो हम वहाँ पे भी लोग ले रहे हैं, लेकिन अब क्या कर रहे हैं, हम लोग छोटे से फील्ड में हम लोग नई टेक्नोलॉजीज यूज़ कर रहे हैं, नई सीड्स यूज़ कर रहे हैं, HYV सीड्स यूज़ कर रहे हैं, जीन ट्रांसफॉर्मेशन यूज़ कर रहे हैं। जीन ट्रांसफॉर्मेशन एक बायोटेक्नोलॉजी का पार्ट है, जिसमें हम क्या करते हैं, जीन को जीन से मैनिपुलेट करके हम ऐसी चीज़ें बनाते हैं जो हमारे लिए बेनिफिशियल होती हैं। ठीक है, तो ये चीज़ होती है। तो हम आपको डिफरेंस समझ में आए प्रिमिटिव और इंटेंसिव सबसिस्टेंस फार्मिंग में। ठीक है, इसमें प्रिमिटिव इंटेंसिव सबसिस्टेंस फार्मिंग में। अब हम लोग आगे देखेंगे, आगे क्या देखेंगे, हम लोग देखेंगे कि जो ये खेती जो होती है आगे कैसे ग्रो करती है। ठीक है, तो मैं आपको इस बार बताने वाली हूँ कि अलग अलग जगह पे
जो प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग है उसको क्या कहा जाता है? अब प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग मतलब स्लैश एंड बर्न वाली जो फार्मिंग है, माने मतलब कि स्लैश एंड बर्न क्या होता है? मतलब जो जलाने और उस पे जो जला के खेती की जाती है ना, क्या जला के, पेड़ पौधे जला के उस लैंड पे जो खेती की जाती है, उसके जो नाम है डिफरेंट डिफरेंट सिटी में, डिफरेंट डिफरेंट स्टेट में, डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज में अलग है। तो हम उनको रिवाइज करेंगे और उनको ध्यान में रखेंगे, उनको याद करेंगे, क्योंकि यूपीएससी में क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सी कंट्री में किसको किस नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो उसको हम लोग देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम अपनी इंडिया से स्टार्ट करते हैं। देखो, झूमिंग, झूमिंग इसको इसको कहाँ पे बोला जाता है? इसको नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में बोला जाता है। नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में, नाम ध्यान रखना, मैंने शॉर्ट फॉर्म बनाया, एक रोनियम बनाया जिसकी अमन, अमन मेरे छोटे वाले भाई का नाम है, लेकिन वो अमन अमन नहीं, ये वाला अमन है, AMMN, AMMN, AMMN। ए से असम, एम से मिजोरम, एम से मेघालय, एन से नागालैंड। तो इन स्टेट में स्लैश एंड बर्न यानी कि प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग को क्या बोला जाता है? जूमिंग बोला जाता है। पहले मैं आपको बता रही थी, ये पहले बात तो, ये स्लैश एंड बर्न होता क्या है। देखो, स्लैश एंड बर्न जो फार्मिंग होती थी, ये पहले के टाइम के लोग यूज करते थे। जब ये क्या करते थे, जब उनके पास क्या था, उनके पास प्रॉपर पेड़ काटने के लिए इंस्ट्रूमेंट्स नहीं थे, तो वो क्या करते थे, खेतों को आराम से जंगलों को जला दिया करते थे। जलाने के बाद जो राख वगैरह बचा करती थी, मतलब क्योंकि आपको पता है कि जो पेड़ होते हैं वो ऑर्गेनिक सब्सटेंस होते हैं, उनमें ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस भरपूर होते हैं। तो जब वो जलेंगे तो जो उनकी राख होती है ना, वो भी एक फर्टिलाइजर की तरह यूज करते थे वो लोग। तो वो जो फील्ड होता था वो क्या हो जाता था, बहुत ज्यादा फर्टिलाइज हो जाता था, एक तरीके से कह सकते हैं कि बहुत ज्यादा डेवलप्ड हो जाता था, उसमें खेती आसानी से हो सकती थी। तो वो क्या करते थे, ऐसी फिर उस जगह पे फिर 2-3 साल तक खेती करते थे। फिर जब वो खेत बंजर हो जाता था, फिर वो कहीं और जगह पे जाके ऐसे किया करते थे, उस प्लेस को छोड़ दिया करते थे। फिर 10-15 साल में उस जगह पे खेती हो अपने आप, जो पेड़ थे वो अपने आप उगाया करते थे। तो ये चीजें हुआ करती थी। तो इसी को बोलते हैं स्लैश एंड बर्न। तो अब इनका अलग अलग जगह पे अलग अलग नाम लग जाएगा, तो मैं वही आपको बता रही हूँ। ठीक है, तो झूमिंग में मैंने आपको बताया। झूमिंग के बाद हम देखेंगे कौन सा रीजन, छत्तीसगढ़, बस्तर वाला रीजन है जो आतंकवाद से हमारे यहाँ पे पीड़ित है बहुत ज्यादा, बस्तर छत्तीसगढ़ में। और अंडमान निकोबार, वहां पे उसको क्या नाम से जाना जाता है, वहां पे जाना जाता है दीपा के नाम से। ठीक है, वेस्टर्न घाट यानी कि जो हमारा पश्चिमी घाट है, ठीक है, पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट। पूर्वी घाट ध्यान रखना, पूर्वी घाट जो है हमारा वो है बीच में टूटा फूटा, जबकि वेस्टर्न घाट पूरा पूरा सीधा जुड़ा हुआ है। तो इस वाले में यहाँ पे जब इस खेती को क्या बोला जाता था, इसको बोला जाता था कुमारी। ठीक है, और वॉल्टर या वॉलर, इसको कहाँ पे जाना जाता था, इसको जाना जाता है आंध्र प्रदेश में। ठीक है, इतना अभी जो जो मेरे को ध्यान आ रहा है मैं वो बता रही हूँ। अभी आगे चलते हैं दूसरी कंट्रीज में, देखते हैं दूसरी कंट्री में इसको क्या बोला जाता है। देखो, मेक्सिको और साउथ अमेरिका, ठीक है, मेक्सिको और सेंट्रल अमेरिका में इसको क्या जाना जाता है, मिल्पा के नाम से जाना जाता है। ठीक है, और जबकि रोका रोका के नाम से इसको कहाँ पे जाना जाता है, ब्राजील में जाना जाता है। कॉनकुआ करके इसको कहाँ पर जाना जाता है, कॉनकुआ करके इसको जाना जाता है वेनेजुएला में। ठीक है, ऐसे ही कुछ नाम है, इनको ध्यान रखना। मैंने जो आपको बताया इनको तो ध्यान रख लेना अच्छे से। ठीक है, और यही चीज़ें हैं, इनको ध्यान रखना। ठीक है, अब फिर हम लोग आगे देखेंगे कि हम लोगों ने अभी देखा कि कितने तरीके की वो होती है। फिर अब हम देखेंगे कि टाइप्स ऑफ क्रॉप की, क्रॉप कितने तरीके की हो सकती हैं। ठीक है, बेसिकली 3 तरीके की क्रॉप होती है हमारे इंडिया में। तो एक होता है रबी, खरीफ और जायद, रबी, खरीफ और जायद। तो ये तीनों मेथड हम लोग देखेंगे, आगे डिटेल में देखेंगे। फिर उसको हम लोग देखेंगे कि राइस के लिए क्या टेम्परेचर, क्या रेनफॉल होना चाहिए, क्या कंडीशंस होनी चाहिए, कैसे मिट्टी होनी चाहिए, वीट के लिए कैसे होनी चाहिए, वीट मतलब गेहूँ, मक्के के लिए कैसे होना चाहिए, ज्वार के लिए कैसे होना चाहिए, बाजरे के लिए कैसे होनी चाहिए, चाय के लिए कैसे होनी चाहिए, कॉफी के लिए क्या होना चाहिए, रबड़ के लिए क्या होना चाहिए। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हम लोग देखेंगे। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें और अच्छे से पढ़ते रहें। ये चैप्टर नंबर 4 था एग्रीकल्चर, क्लास 10th का। मैंने आपको समझा दिया, आप एक बार उसको पढ़ भी लोगे तो और भी, मतलब वो नहीं होता कि मतलब 4 चांद लगने वाली, वो तो 4 चांद लग जाएंगे अगर आप इसको अपने आप भी पढ़ लोगे तो। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।